नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में पूर्णतः व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित मुगल चित्रकला या मुगल कालीन चित्रकला पे चर्चा किया था, बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इस मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित हमने जो चित्रकलाओं पे अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड में अलग अलग चित्रकला या चित्रकारों को देखा। दोस्तों, कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। यशवंत सर आप लोगों के लिए दिन रात लगे रहते हैं कंटेंट तैयार करने में, बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट तैयार करते हैं। तो यशवंत सर का तो धन्यवाद तो बनता है और आप भी उन्हें धन्यवाद जरूर करिएगा। आपका एग्जाम की अगर बात कर लिया जाए तो अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी महीने के अंत तक जो कार्यवाहक तौर पर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है अस्थायी तरीके से, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है दोस्तों कि इसी महीने के अंत तक आपके अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी और आपके अस्थायी अध्यक्ष के आते ही एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी कला विषय से सॉरी कला क्या सभी विषय से टीजीटी पीजीटी जो कि 2022 की वैकेंसी है उसका आप उस कैलेंडर में डेट मेंशन कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका एग्जाम होने जा रहा है। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए दोस्तों और हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसी कड़ी में मुगल कालीन चित्रकला में जो हमने चित्रकला देखी है उसी के अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं और किस पे चर्चा करते हैं, वास्तुकला पे। आखिर वास्तुकला कैसी रही है, इस वास्तुकला के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? वास्तुकला के बारे में। किसके बारे में? वास्तुकला के बारे में। आइए आइए देखते हैं कि मुगल कालीन उस समय वास्तुकला का स्रोत क्या था या वास्तुकला के जो हमें अद्भुत नमूने दिखाई पड़ते हैं वो कैसे बने, किस माध्यम में बने, किसने बनवाया या किसके संरक्षण में बने। तो दोस्तों आज का हमारा अगला बिंदु है यही वास्तुकला। और वास्तुकला को मोटे तौर पर कितने भागों में, कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? वास्तुकला को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। आपका वास्तुकला कितने भागों में बांट दिया गया है? दो वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। नंबर एक है शैलोत्कीर्ण वास्तुकला और नंबर दो है स्थापत्य कला या संरचनात्मक वास्तुकला। आपका वास्तुकला दो वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। नंबर एक शैलोत्कीर्ण वास्तुकला और नंबर दो स्थापत्य वास्तुकला। दोस्तों बने रहिएगा इस पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और नए हमारे जो भाई बंधु हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप ही के लिए दिन रात अथक प्रयास किया जा रहा है। तो शैलोत्कीर्ण वास्तु जो पहला प्रकार है इस वास्तुकला का, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसके तहत पहाड़ियों में खुदाई करके गुफाएं व आवास बनाया जाता था। ये जो शैलोत्कीर्ण वास्तु है, शैलोत्कीर्ण, शैल माने आप जानते हैं पत्थर का पहाड़, पत्थर का पहाड़, शैलोत्कीर्ण कर, उत्कीर्ण कर, शैल धन उत्कीर्ण, उत्कीर्ण करना, उसको काट कर एक आकार देना, वही है हमारा शैलोत्कीर्ण वास्तु। इसके तहत आप पहाड़ियों में खुदाई करके गुफाएं व आवास बनाया गया रहने के लिए। दूसरा प्रकार है स्थापत्य कला या संरचनात्मक वास्तुकला। दूसरा प्रकार क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि इसके तहत ईंट पत्थर और गारे की मदद से आवास बनाए गए। जैसा कि आज बन रहा है, लोग देखते हैं कि ईंट का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं। गारा, ये गारा जो पहले ईंट का प्रयोग किया जाता था उसमें मिट्टी का गारा बनाया जाता था, मिट्टी को घोल करके, तो वही गारा है। तो हमारा स्थापत्य कला में हमने देखा कि जो है पत्थर और गारे की मदद से
आवास बनाए जाते थे। वास्तुकला का स्पष्ट साक्ष्य सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में दिखाई देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वास्तुकला का सर्वप्रथम व स्पष्ट प्रभाव हमें कहाँ दिखाई देता है या साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, तो सैंधव कला में। सैंधव कला में आप देखेंगे सैंधव कालीन सभ्यता जो थी, सैंधव सभ्यता जी थी, उसमें हमें यह जो है वास्तुकला का उचित प्रकार से नमूना दिखाई पड़ने लगता है या दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये संस्था आपके लिए एकदम दिन रात लगी हुई है और आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे जितने भी साथी हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बहुत ऊपर चला जाता है, हम और आपके लिए प्रयास करते हैं और कितना अच्छा किया जा सके। तो दोस्तों, सैंधव सभ्यता में निर्मित जो प्रमुख भवन है एवं संरचनाओं को वास्तु तथा स्थापत्य कला के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। यानी जो सैंधव सभ्यता में आपने सैंधव सभ्यता में जो निर्मित वहाँ के भवन है, घर है, उनको हम किस रूप में देख रहे हैं, किसके उदाहरण के, वास्तु या स्थापत्य कला के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल जो अन्नागार है, जो कि सैंधव सभ्यता में ईंटों से निर्मित सबसे विशाल इमारत है। जो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है, जो कि ईंटों से बनाया गया है, वह क्या है, सबसे विशाल इमारत है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानाघर या स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला, जिसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा स्नानागार को जॉन मार्शल ने दिया। तो उन्होंने क्या किया, किस नाम से संबोधित किया स्नानागार को? उसमें उन्होंने कहा कि यह जो कला है, वास्तुकला के अपने आप में पूरे विश्व में सबसे अद्भुत कला है। दोस्तों, सभा भवन भी है। आप मोहनजोदड़ो में सैंधव सभ्यता में देखेंगे सभा भवन भी है, पुरोहित का आवास भी है। आप देखेंगे हड़प्पा से प्राप्त 2 कक्षीय 15 भवन, जिन्हें श्रमिक आवास की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा से ही प्राप्त 6 की 2 पंक्तियों में बने कुल 12 अन्नागार कक्ष भी पाए गए हैं। यानी ये वास्तुकला के जो सबसे बेहतरीन नमूने दिखाई दे रहे हैं, हमें सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ने लगता है? आपके सैंधव कला में। कहाँ पे? सैंधव कला में। आप देखेंगे कि लोथल में प्राप्त गोदीवाड़ा यानी जो बंदरगाह है, वह संपूर्ण सैंधव सभ्यता में ईंटों से निर्मित सबसे विशालकाय संरचना है। यानी ईंटों से निर्मित सैंधव कला में सबसे विशाल संरचना यदि कोई है तो वही लोथल, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है, वही बंदरगाह या गोदीवाड़ा जिसे कहा जाता है, जो कि कहाँ वर्तमान समय में पड़ता है, तो आपके गुजरात में पड़ता है। यह सबसे आपने आप में ईंट से बना हुआ एक बहुत ही वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भावी शिक्षकों, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन भारतीय साहित्य में स्थापत्य संबंधी पर्याप्त चर्चा हुई है। आप अगर बात कर ले भारतीय साहित्य, जो कि प्राचीन भारतीय साहित्य है, उसमें भी स्थापत्य से संबंधित बहुत ही बेहतरीन तरीके से संदर्भित है या चर्चा की गई है। वास्तुशास्त्र के प्रवर्तकों में विश्वकर्मा और मैसूर को सबसे बड़ा वास्तुकार बताया गया है। वास्तुकार के प्रवर्तकों के रूप में सबसे पहले नाम आता है आपके विश्वकर्मा जी का और मैसूर का, जो कि सबसे बड़ा वास्तुकार बताया गया है। इसमें मैसूर असुरों के वास्तुकार थे, विश्वकर्मा जी तो देवताओं के वास्तुकार थे। लेकिन देवताओं का प्रतिद्वंदी जो था असुरों का अगर कोई था, ये सुर लगा है लास्ट में, जिसका नाम मैसूर है, यह असुरों का वास्तुकार था। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में मित्र और वरुण के आवास के रूप में 1000 खंभे और 1000 दरवाजे वाले भवनों का उल्लेख हुआ है। कहाँ पर? आप ऋग्वेद में मित्र और वरुण, इनके लिए इनके आवास के रूप में 1000 खंभे और 1000 दरवाजे के भवनों का उल्लेख हुआ है। इंद्र जो हैं
इंद्र को अस्कंभी यान अर्थात सर्वोत्तम खंभे का स्वामी कहा गया है। किसको? इंद्र को। आप अब अगली कड़ी में बहुत ही प्यारा कंटेंट मेरे प्यारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, बहुत ही प्यारा प्यारा कंटेंट एकदम सीधा परीक्षा में छपेगा। ऐसा ऐसा कंटेंट इतने तरीके से सजा के रखा गया है आप लोगों के लिए। चलिए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तूप के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तूप के बारे में। तो जो सबसे प्रमुख स्तूप है उसका नाम है पिपरहवा। एक प्रमुख स्तूप है जिसका नाम है क्या? पिपरहवा का स्तूप। कौन सा स्तूप? पिपरहवा का स्तूप। जिसे आप देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिला जो है, आपके यूपी के जो तराई बेल्ट, आप सिद्धार्थनगर जिले की अगर बात कर ली जाए, उसी सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। कौन? यह पिपरहवा का स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्तूप है। क्या है? बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्तूप है, जो कि कहाँ पर स्थित है? पिपरहवा। किस नाम से प्रख्यात है? यह विख्यात है पिपरहवा स्तूप के नाम से, जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में स्थित है। और एक बात याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन स्तूप है। इसका निर्माण बुद्ध के अवशेषों पर कपिलवस्तु यानी पिपरहवा के शाक्यों द्वारा करवाया गया था। पिपराहवा स्तूप का निर्माण पिपराहवा के या कपिलवस्तु के शाक्यों द्वारा करवाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। अशोक के स्तूप आप देख लें। अशोक के स्तूप बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कुल कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000। 84,000, जिसमें प्रमुख प्रमुख जो स्तूप हैं वह नीचे दिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है सांची के स्तूप का। सांची का स्तूप आप देखेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन में विदिशा नगरी के समीप स्थित है। ये जो सांची का स्तूप है, यह सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। यह आपके मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है रायसेन। उसी रायसेन में विदिशा नगरी के समीप या करीब स्थित है। कौन? यह सांची का स्तूप। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सन 1879 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम इसकी खोज जनरल टेलर ने 1879 ईस्वी में की थी। सांची का यह स्तूप ईंटों का बना था। पूर्णतः किससे बना था? ईंटों से बना था। ध्यान रखिएगा कि सांची का स्तूप ईंटों से बना था, जिसके चारों तरफ लकड़ी की वेदिकाएं तथा लकड़ी के जंगले लगे हुए थे, खिड़कियां लगी हुई थी। जो सांची का स्तूप था, आप ध्यान दीजिएगा कि शुंग काल में वेदिका पत्थर की बनाई जाती थी। किसकी बनाई जाती थी? शुंग काल में वेदिका पत्थर की बनाई जाती थी। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम के कारीगरों के मुखिया वशिष्ठी पुत्र आनंद ने यहाँ पर तोरण द्वारों का निर्माण भी करवाया था। यह भी याद रखिएगा आप लोग। सांची में कुल 3 स्तूप है। कितने? 3 स्तूप। सबसे पहला स्तूप कौन सा है देखते हैं। सांची में कुल 3 प्रमुख प्रमुख स्तूप हैं। पहला स्तूप है जिसे महास्तूप कहा जाता था। पहले स्तूप को क्या कहा जाता है? महास्तूप कहा जाता है, जो कि बौद्ध के शरीर के अवशेष पर बना हुआ है। बुद्ध जी के शरीर के ऊपर बना हुआ स्तूप महास्तूप, जो कि सांची स्तूप का एक प्रकार है। चलिए दूसरे वाले स्तूप में आप देखेंगे जो कि अशोक कालीन धर्म प्रचारकों और तीसरे में सारिपुत्र और मोदलान के शरीर के ऊपर बनाया गया है। और नालंदा स्तूप भी अशोक के द्वारा बनवाया गया है, जो कि तक्षशिला में। इसी धर्मराज का स्तूप को अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये धर्मराज का स्तूप है, इसका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा करवाया गया। केसरिया स्तूप बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। चाहे केसरिया स्तूप हो, चाहे धर्मराज का स्तूप हो, चाहे सांची का स्तूप हो,
इन सभी स्तूपों की अगर निर्माण की बात की जाए तो किसने करवाया था निर्माण? वही सम्राट अशोक ने करवाया था। और आप देखेंगे कि जावा का बोरोबुदुर यानी दक्षिण पूर्व एशिया में या इंडोनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। यूनेस्को के अनुसार यह विश्व का सबसे विशाल स्तूप माना गया है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ और इसका मुख्य वास्तुकार जो था गुणाधर्मा था। भरहुत स्तूप, ध्यान दीजिएगा, अगला स्तूप हमारा है भरहुत स्तूप, जो कि 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से 180 ईस्वी की बात की जा रही है। 185 से 80 ईस्वी की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह भरहुत स्तूप? एमपी के सतना में। भरहुत स्तूप आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्टली फैक्चुअल पूछ लेता है। इन सभी स्तूपों का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा किसके संरक्षण में बना, किस राजवंश के संरक्षण में बना, किस राजा का योगदान रहा, कहाँ पर स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है, उस प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सीधा सीधा फैक्ट आपसे पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि ये जो सतना है मध्य प्रदेश में, वहीं पर आपका भरहुत का स्तूप स्थित है। इसके निर्माण का श्रेय पहले अशोक को था, लेकिन अब शुंगों को दिया जाता है। किसके? यही भरहुत स्तूप के। अगला देखेंगे सारनाथ का स्तूप। सारनाथ का स्तूप जो कि आपके बनारस में स्थित है। बनारस से आप 5-6 किलोमीटर जाएंगे उत्तर की तरफ तो आपको एक स्थान मिलेगा जो कि सारनाथ नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ का स्तूप, यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश यही वाराणसी के सारनाथ में दिया था। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन है। क्या नाम है? ऋषिपत्तन। चलिए, इस सारनाथ के अगर प्राचीन या पुराने नाम की बात कर ली जाए तो ऋषिपत्तन या मृगदाव था। क्या था? मृगदाव या ऋषिपत्तन किसका प्राचीन नाम है? इसी सारनाथ का। यह एकमात्र स्तूप है जो कि चबूतरा विहीन है। ऐसा कोई स्तूप और नहीं है जिसमें चबूतरा न हो, लेकिन यह जो स्तूप है सारनाथ वाला, यह चबूतरा से मुक्त है, यानी चबूतरा विहीन है। उसमें किसी भी प्रकार के चबूतरे का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसके निर्माण का श्रेय भी किसको जाता है? अशोक को जाता है, लेकिन इसे बाद में गुप्तकालीन राजाओं के सांचा में बना हुआ माना जाने लगा। दोस्तों, अगला बिंदु हमारा है अमरावती का स्तूप। अगला स्तूप का क्या नाम है? अमरावती का स्तूप। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि यह जो अमरावती स्तूप है यह आखिर में स्थित कहाँ है। तो आपका अमरावती स्तूप जो है, आपका एक आपके प्यारे से देश भारत में एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्रा। उसी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला एक पड़ता है। आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गुंटूर। उसी गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पे यह स्तूप स्थित है। यह स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर स्थित है, जिसे पुराणों में धान्य कटक कहा गया। क्या? धान्य कटक। इस अमरावती स्तूप को पुराणों में कौन सी संज्ञा दी गई? धान्य कटक की संज्ञा दी गई। महाराष्ट्र के सातवाहन शासकों ने 200 से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया। आप देखेंगे कि सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमाव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसमें संगमरमर भी लगवाने का काम कराया। किसने कराया? वही सातवाहन शासक वशिष्ठी का पुत्र जो पुलमावी था, वही। उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया और आगे चलकर इसमें संगमरमर का भी प्रयोग, संगमरमर भी लगवाया। नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागा अर्जुन कोंडा स्तूप कहाँ पर स्थित है? यह भी आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुंटूर जिले में। यह भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, कृष्णा नदी के बाएं तट पर। किस नदी के? कृष्णा नदी के बाएं तट पर नागा अर्जुन पहाड़ियों पर स्थित है। कौन? यह नागा अर्जुन कोंडा का स्तूप।
कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? गुंटूर जिले में है। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित जो नागा अर्जुन पहाड़ियां हैं, उन्हीं में यह स्तूप स्थित है, जिसका बहुत ही प्यारा नाम है नागार्जुन कोंडा। चलिए, इसका भी निर्माण सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु ने 300 ईस्वी के आसपास करवाया था। आइए हम देखते हैं चैत्य क्या है, आखिर चैत्य कहते किसे हैं। हमने पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा किया है कि चैत्य होता क्या है। तो चैत्य और बिहार किसे कहा जाता है? आप देखते हैं कि जो पूजा करने का स्थान होता है या पूजा करने के लिए जो मंदिर बनाया जाता है, वही पूजा का घर या पूजा का मंदिर ही चैत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है। आप देखेंगे चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंदिरों को, बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहा जाता है। यह स्तंभों पर बना हाल नुमा संरचना होती है, जो कि पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है। इसके बनवाने की परंपरा किसके समय में शुरुआत की हुई? अशोक के, महान अशोक के। आप सातवाहन यानी मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद वाला काल यानी सातवाहन काल में चैत्य का निर्माण अपने चरम पर पहुंच गया। यानी सातवाहन के काल में चैत्य का निर्माण बहुत तेजी से होने लगा, बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि आपने चरम पर पहुंच गया। और ज्यादातर चैत्य जो है सातवाहन के ही काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुफाओं को काट कर बनाया गया। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमुख चैत्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कारले का चैत्य। कारले का चैत्य आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत एक जिला आता है, उस जिले का नाम है पुणे। उसी पुणे के छोरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये जो कारले का चैत्य है, यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में छोरघाट नामक जो पहाड़ी है, उसी पर यह कारले का चैत्य स्थित है। यह भारत का प्राचीनतम चैत्य है। आपसे पूछ ले कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन या प्राचीनतम चैत्य कौन सा है, यही कारले का चैत्य आपका, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये छोरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है, वही सबसे प्राचीन चैत्य है। साथ ही साथ सबसे प्राचीन होने के साथ ही साथ यह सबसे भव्य और सुंदर भी है। सबसे भव्य, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर भी है। इसका निर्माण प्रथम सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। ये जो कारले का चैत्य है, इसका निर्माण प्रथम सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। भांजा का चैत्य, यह भी आपके महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में। यानी भांजे का चैत्य या कारले का चैत्य दोनों एक ही स्थान पर स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में। यह कारले का चैत्य के लगभग समकालिक है। यानी कारले का चैत्य जो है आप देख रहे हैं, प्रथम सदी ईसा पूर्व में बना हुआ है। इसी समय में यह भांजे का चैत्य भी बना है। पीतल खोरा का चैत्य, यह कौन सा चैत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि महाराष्ट्र के खानदेश में सतमाला नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये पीतल खोरा जो चैत्य है, यह महाराष्ट्र के खानदेश में सतमाला नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह अपेक्षाकृत बाद में बनवाया गया। यानी ये जो भांजे का चैत्य है, कारले का चैत्य है, इसके काफी टाइम बाद में इस चैत्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम पीतल खोरा है। यह महाराष्ट्र के खानदेश सतमाला नामक पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं नासिक का चैत्य। कौन सा चैत्य? नासिक का चैत्य। नासिक का चैत्य जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? नासिक का चैत्य। यह किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक का चैत्य ईस्वी सन के आरंभ में बना। ईस्वी सन के आरंभ समय में बनकर तैयार हुआ यह नासिक चैत्य, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कान्हेरी का चैत्य मुंबई के समीप कान्हेरी या कृष्णगिरी का चैत्य स्थित है। इसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ में ही हुआ था या प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, हमारे जो नए भाई बंधु हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।
ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। लाइक को खूब दबा के करिएगा। आगे देखते हैं, एक चैत्य है जिसका नाम है कोंडाने का चैत्य। क्या नाम है? कोंडाने का चैत्य। ये कोंडाने का चैत्य आखिर में है कहाँ पर? ये आपका जो कार्ले चैत्य के निकट में स्थित है। हमने बताया चाहे कार्ले का चैत्य हो चाहे भांजा का चैत्य हो, दोनों महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह भी कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में ही स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। कौन? कोंडाने का चैत्य। यानी कोंडाने का चैत्य कहाँ पर स्थित है? कार्ले चैत्य के निकट स्थित है, जो कि द्वितीय सदी ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। दूसरी सदी में निर्माण हुआ था किसका? इस कोंडाने चैत्य का, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़िएगा। बौद्ध वास्तुकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कुछ शब्द हैं, उस पर विशेष चर्चा कर लिया जाए, जहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिकतर बनी रहती है, जो कि जानना आपके लिए अति अनिवार्य एवं अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध वास्तुकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे देखते हैं दाबोग है, दागोब है, दागोब के बाद बिहार है, उड्ज है, संघाराम है, पुरुषपुर, यानी जो भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं इस बौद्ध वास्तुकला से संबंधित, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दागोब किसे कहा जाता है? दागोब चैत्यों के अंदर, यानी जो चैत्य पूजा मंदिर होता था उसके अंदर बने पूजा परक छोटे स्तूप दागोब कहलाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजा मंदिर होता था, पूजा घर होता था, चैत्य होता था, उसके अंदर बने छोटे छोटे स्तूप क्या कहलाते हैं? दागोप कहलाते हैं। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास को कहा जाता था, जहां बौद्ध भिक्षु आराम करते थे, विश्राम करते थे, उसे बिहार कहा जाता था। इसका विकास पूर्वकालीन उर्जों से हुआ है। किससे हुआ है? पूर्वकालीन उर्जों से हुआ है। उर्ज क्या होते हैं? बौद्ध विहारों के प्राक रूप थे। यानी बौद्ध विहार, यानी जो बौद्ध भिक्षु के विश्राम करने का आवास स्थान होता था, उसी का प्राचीन रूप ही क्या है? उर्ज है। बाद में उर्ज कहा जाने लगा। जो घास फूस और नरकुल से बने भिक्षुओं के आवास होते थे। संघाराम क्या होता है? संघाराम में आप देखेंगे कि ऐसे विहार को कहा जाता है जो किसी संपन्न व्यक्ति द्वारा बनवाकर बौद्ध संघ को दान कर दिया जाए। माफ करिएगा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, काफी दिन से दवा ले रहे हैं, इंजेक्शन रोज ले रहे हैं। मलेरिया, टाइफाइड और प्लेटलेट भी कम हो गया था काफी। तो डॉक्टर साहब बोले बहुत आराम करने के लिए, लेकिन अब कहाँ से आराम हो। जिस दिन आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हमको बहुत आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, संघाराम, संघाराम उसे ही कहा जाता है, यानी उन विहारों को कहा जाता है, उन आवास स्थानों को कहा जाता है जो कि समाज में ऊंचे वर्ग के द्वारा, कोई बड़मनई आदमी के द्वारा बनवाकर बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध संघ को दान कर दिया जाता था। वही संघाराम है। पुरुषपुर या पेशावर का विहार, इसका निर्माण कुषाण नगर कनिष्क ने करवाया था। आप देखेंगे कि चीनी यात्री जो फाहियान है, संगयून या हेनसांग और अरब विद्वान अलबरूनी ने इसका उल्लेख भी किया है और कहा है कि यहाँ पर कनिष्क ने 400 फीट ऊंचा, कितना ऊंचा? 400 फीट ऊंचा, 400 फीट ऊंचा टावर भी बनवाया था। कनिष्क ने बनवाया था। कितने फीट ऊंचा? 400 फीट ऊंचा। किसने बनवाया था? कनिष्क ने। कनिष्क के इस विहार और टावर का मुख्य वास्तुकार यवन अगिलस था। कौन था? यवन अगिलस। वास्तुकार कौन था? कनिष्क का यवन अगिलस, ये नाम याद रखिएगा। कनिष्क के इस चैत्य के अवशेष पेशावर स्थित शाह जी की ढेरी से प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने तक्षशिला में अशोक द्वारा बनवाए गए धर्मराजिका स्तूप का विस्तार भी करवाने का काम किया है। ये जो अशोक द्वारा धर्मराजिका स्तूप बनवाया गया था, उसमें और विस्तार किया, उसको और सुशोभित किया, सुसज्जित किया,
किसने? यही कनिष्क ने। नालंदा बौद्ध विहार क्या है? नालंदा बौद्ध विहार आप देखेंगे कि बिहार राज्य में नालंदा जो स्थित है, इसके निर्माण का श्रेय गुप्त नरेश कुमार गुप्त को, यानी जो प्रथम था, उसको जाता है। उसने 5वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये जो नालंदा विहार है, जिसका निर्माण, जो कि बिहार में पड़ता है, जिसका निर्माण गुप्त नरेश कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था 5वीं सदी में, इसे महायान धर्म या महायान बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित इसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला हमारा बिंदु है ओदंतपुरी। क्या नाम है? ओदंतपुरी बौद्ध विहार। बिहार के बिहार शरीफ जिले में, कहां पर स्थित है? बिहार के बिहार शरीफ जिले में ओदंतपुरी बौद्ध विहार स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोपाल करवाया था। पाल नरेश गोपाल पाल ने, यानी पाल नरेश गोपाल पाल ने ओदंतपुरी बौद्ध विहार का निर्माण, जो कि बिहार के बिहार शरीफ जिले में स्थित है, किसने करवाया था निर्माण? किसने बनवाया था? वही आपका पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल ने, जो कि कब करवाया था? 8वीं सदी ईस्वी में करवाया था। ये जो ओदंतपुरी बौद्ध विहार है, यह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया? पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल ने करवाया ओदंतपुरी बिहार का निर्माण। कब करवाया? 8वीं सदी ईस्वी में करवाया। चलिए, विक्रमशिला बौद्ध विहार बिहार के भागलपुर जिले में पाथर घाटा के निकट स्थित है। आपसे पूछ ले कि ये जो विक्रमशिला बौद्ध विहार है, आखिर में यह स्थित कहाँ है, तो मेरे प्यारे अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, ये जो विक्रमशिला बौद्ध विहार है, यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? भागलपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी विक्रमशिला बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था? पाल नरेश धर्मपाल ने करवाया था। और कब करवाया था? 8वीं से 9वीं सदी के मध्य में। चलिए, माफ करिएगा। अगला है सोमपुरी बौद्ध विहार। सोमपुरी बौद्ध विहार की अगर बात कर ले तो यह बंगाल के राजशाही जिले में स्थित है। किस जिले में? बंगाल के राजशाही जिले में स्थित है। क्या नाम है जिसका? सोमपुरी बौद्ध विहार। इसका निर्माण पाल नरेश धर्मपाल ने 8वीं से 9वीं सदी में करवाया था। आप देखेंगे जगदला बौद्ध विहार उत्तरी बंगाल के वारेंद्री में स्थित है। इसकी स्थिति क्या है कि उत्तरी बंगाल के वारेंद्री में स्थित है। कौन? उदला का बौद्ध विहार। उदला का बौद्ध विहार, जिसका निर्माण पाल नरेश रामपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। रामपाल ने, पाल नरेश जो रामपाल था, 11वीं से 12वीं सदी के मध्य में इस जगदला बौद्ध विहार का निर्माण उत्तरी बंगाल के वारेंद्री में करवाया था। आप देखेंगे वल्लभी बौद्ध विहार। वल्लभी बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? यह गुजरात के वल्लभी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के वल्लभी में स्थित है। इसका निर्माण वल्लभी के मैत्रक वंश के शासकों ने 7वीं सदी ईस्वी में करवाया था। आप ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग पर जो स्तूप मिला है, जो मोहनजोदड़ो है, सैंधव कला का, सैंधव सभ्यता का मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है, उसके दुर्ग भाग पर जो स्तूप मिला है, उसके निर्माण का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, टोंगम गठिया लीजिए, कनिष्क को जाता है। पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित संघोल नामक स्थल की खुदाई में कुषाण कालीन स्तूपों के अवशेष मिले हैं।
अब हम देख लेते हैं मौर्यकालीन कला। किस काल की कला? मौर्य काल की कला। आइए ध्यान से देखिए, अब हम देखने चल रहे हैं कौन सा हम पढ़ेंगे? मौर्यकालीन कला। किस काल की कला? मौर्य काल की कला। आइए देखते हैं कि मौर्य काल के पूर्व कला के मूर्त उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यानी मौर्य काल के पहले जो आपका मूर्त कला का उदाहरण है, मूर्त कला का, वो कम मिलता है। इस तरह से कला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य कला के बीच लगभग 1500 वर्षों का अंतराल दिखाई देता है। एक अच्छा खासा गैप हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। वास्तव में मौर्य काल में ही पहली बार कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भारतीय कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो भागों में विभाजित कर दिया है। ये जो कलाविद, कला मर्मज्ञ, कला विशेषज्ञ आनंद कुमार स्वामी या ए.के. स्वामी जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वही आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो भागों में, दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। नंबर एक है राजकीय कला या दरबारी कला, और दूसरी है आपकी लोक कला। लोक कला और राजकीय या दरबारी कला, इस दो नामों में विभक्त कर दिया पूरी मौर्य कला को। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। यह मुख्यतः दरबारी कला थी। कौन? यह पहला प्रकार जो है राजकीय कला या दरबारी कला, यह मुख्यतः कौन सी कला थी? दरबारी कला थी, जिसके अंतर्गत पाटलिपुत्र नगर एवं उसमें स्थित मौर्य राजप्रासाद आते थे। ये जो राजकीय कला हम पढ़ रहे हैं पहला प्रकार, उसमें देखेंगे कि जो बिहार में गया है, ये गया स्थान है, उस गया बिहार में स्थित बराबर एवं नागा अर्जुन पहाड़ियों के गुहा आवास मौर्य स्तंभ, हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं और दो भागों में विभाजित कर दिया मौर्य कला को। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। एक है राजकीय कला या जिसे दरबारी कला भी कहा जाता है, दूसरा है लोक कला। चलिए हम देखेंगे कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र नगर एवं उसमें स्थित मौर्य राजप्रासाद, पहली हेडिंग है कि पाटलिपुत्र नगर एवं उसमें स्थित मौर्य राजप्रासाद। तो ध्यान दीजिएगा मेरे सिपाहियों, सॉरी मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र नगर एवं उसमें जो स्थित मौर्य राजप्रासाद है, उसमें आप देखेंगे नगर 9.5, कितना? 9.5 मील लंबा तथा 2.5 मील चौड़ा बनाया गया था। नगर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ लकड़ी की दीवारें बनाई गई थी। नगर की सुरक्षा के लिए क्या बनाई गई थी? लकड़ी की दीवारें बनाई गई थी, जिसका साक्ष्य डीवी स्पूनर द्वारा पटना के बुलंदी बाग, कौन से बाग? बुलंदी बाग में कराई गई खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। दीवार के बाद आप देखेंगे कुल 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी सुरक्षा खाई भी बनाई गई है। कितनी? 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी एक खाई बनाई गई है सुरक्षा के लिए। मौर्य राजप्रासाद का वर्णन यूनानी विद्वान मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रेबो व चीनी यात्री फाहियान व वेन्सान ने किया है। ध्यान दीजिएगा कि मौर्य राजप्रासाद का वर्णन यूनानी विद्वान मेगास्थनीज, मेगास्थनीज व एरियन, स्ट्रेबो व चीनी यात्री फाहियान व वेन्सान, इसे चर्चा खूब बढ़िया से किया है। एरियन ने लिखा है
कि मौर्य राजप्रसाद की शानो शौकत का मुकाबला न तो अखमनी राज के सूसा से और न ही एक बेतना ही कर सकते हैं। इस पुनर द्वारा पटना के समीप जो कुम्हरार ग्राम की खुदाई से मौर्य राजप्रसाद का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि 40 पाषाण स्तंभों पर बनाया गया था और उसकी छत एवं फर्श लकड़ी की बनाई गई थी। फाहियान लिखते हैं कि यह राजप्रसाद मानव नहीं अपितु बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। आइए सेकेंड पॉइंट पे, बराबर की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बराबर की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर की गुफाओं में हम देखेंगे कि बराबर की गुफाएं बिहार के गया जिले में स्थित है। सबसे पहली बात थी अपने टोंगम गठिया लिज्जा कि ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये बिहार के गया जिले में स्थित है, बराबर की पहाड़ियों पर। इन पहाड़ियों को मौर्य काल में खल्तिक पर्वत कहा जाता था। बराबर की पहाड़ियों को मौर्य काल में खल्तिक पर्वत कहा जाता था। अशोक ने इन पहाड़ियों में सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल आदि गुफाएं खुदवाकर आजीवकों और सन्यासियों को दान में देने का काम किया था। किसने? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल आदि गुफाएं खुदवाकर आजीवकों को अशोक ने क्या काम किया? दान में दे दिया। चलिए, नागा अर्जुन की गुफाएं, ये भी अच्छी खासी महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। कौन सी गुफा? नागा अर्जुन की गुफाएं। ध्यान दीजिएगा कि जो नागा अर्जुन की गुफाएं हैं ये बराबर की गुफाओं के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? बराबर की गुफाओं के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ियों पर नागा अर्जुन गुफाएं स्थित हैं। आप देखेंगे कि अशोक के पौत्र दशरथ ने नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा, वैका, वर्थिका गुफाएं खुदवाकर आजीवकों को दान में देने का कार्य किया था। कौन? दशरथ, जो कि सम्राट अशोक का पौत्र था। चलिए, बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ियों की समस्त गुफाओं में जो गोपी गुफा है वह विशालतम तथा कलात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी एवं सबसे सुंदर है। कौन? गोपी गुफा। चलिए, आप देखेंगे कि मौर्य कालीन चमकीली काली पालिश का भी प्रयोग हुआ है। मौर्य कालीन कला में काली चमकीली पालिश का भी प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। चौथा बिंदु हम देख लेते हैं कि मौर्य कालीन स्तंभ। हम मौर्य कालीन स्तंभ अगर बात कर लें तो मौर्य कालीन स्तंभ मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट रूप मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ है। 2-4,500 नहीं, कुल 84,000 स्तंभों का निर्माण अशोक ने करवाया था और इन स्तंभों हेतु पाषाण मुख्यतः चुनार व मथुरा से प्राप्त किया जाता था। जो स्तंभ बनवाए जाते थे वह चुनार से या मथुरा से मंगाए जाते थे। चलिए, स्तंभों के दो मुख्य भाग पाए गए हैं। एक तो है स्तंभ यष्ट या जो है गामदुम लार जिसे कहा जाता है, गामदुम लार, और दूसरा है शीर्ष।
चलिए, स्तंभ यष्टि, ये स्तंभ यष्टि क्या होता है? स्तंभ यष्टि 12 से लगभग 15 मीटर लंबा होता है तथा आप इसका व्यास देखेंगे तो 90 से 125 सेंटीमीटर के बीच में यह बना होता है। यह आप देखेंगे कि पूरी तरह से सोनो वो सॉरी मोनोलिथिक मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर का बना हुआ होता था। उसमें पत्थर अलग से नहीं जोड़ा जाता था, टोटली एक ही पत्थर पर बना दिया जाता था। शीर्ष भाग जो स्तंभ यष्टि के ऊपर रखी गई गोल अंड चौकी होती थी उसी को शीर्ष यष्टि कहा जाता था। जिस प्रकार विविध पशुओं को दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्र, देखेंगे कि मौर्य कला का जो सर्वोत्तम नमूना है, मौर्य कला का जो सर्वोत्तम नमूना है मार्शल, इसके पहले हमने जो देखा वह मौर्य कला का अपने आप में बहुत विचित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण नमूना हमें देखने के लिए मिला है। आगे देखेंगे कि जॉन मार्शल ने इसके बारे में लिखा है कि यह शिल्प कला का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। क्या है? एक सर्वोत्कृष्ट सबसे बेहतरीन निदर्शन है। सारनाथ स्तंभ की जो चौकी के शीर्ष पर 4 सिंह चारों दिशाओं की मुख मतलब चारों दिशाओं में मुख किए पीठ सटाए बैठे दिखाए हैं, उनके शीर्ष पर एक विशाल चक्र भी था। उपकंठ में 4 छोटे चक्र और उन चक्रों के बीच में गज, वृषभ, अश्व और सिंह दिखाए गए हैं। कौन कौन से? गज है यानी हाथी, वृषभ है यानी बैल, अश्व है यानी घोड़ा, सिंह है यानी शेर। अश्वगज वृषभ सिंह, अश्वगज वृषभ सिंह, अश्वगज वृषभ सिंह, अश्वगज वृषभ सिंह। एके अलावा कौनो अन्य पशु जानवर के नाम आई गलत हो जाई। ऑप्शन में 3 इनमें से देगा, एक दूसरे जानवर का नाम दे देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे अध्यापकों, मेरे भावी शिक्षकों। आपको ये नाम याद रखना है कि गज है, वृषभ है और अश्व एवं सिंह जिसे शेर कहा जाता है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि सारनाथ के इसी शीर्ष को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी स्वीकार किया गया है। इसी को राष्ट्रीय प्रतीक भी स्वीकार किया गया है। सारनाथ जो कि वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है। अन्य प्रमुख स्तंभों की अगर बात कर ली जाए तो अन्य प्रमुख स्तंभ में एक है लौरिया नंदनगढ़ का। कहाँ का? लौरिया नंदन। लौरिया नंदनगढ़ जो है यह बिहार यह बिहार राज्य में चंपारण, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसी चंपारण जिले के एक गांव में स्थित है लौरिया नंदनगढ़ का जो है स्तंभ। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में एक गांव है वहीं पर स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर एक सिंह खड़ा है और सिंह के नीचे उपकंठ में ब्रह्मगिरी के राजहंसों मोरों को मोती चुगते हुए दिखाया गया है, जो उत्तर दिशा में मुख किए हुए हैं। आप देखेंगे सांची स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। संकिसा यानी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संकिसा वो धौली, आपका धौली कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। संकिसा आपका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, वो धौली उड़ीसा में। स्तंभों पर हाथी भी दिखाया गया है। एक संकिसा है और एक धौली है। इन दोनों स्तंभों पर हाथी का भी जो है प्रतीक दिखाया गया है। रामपुरवा स्तंभ यह चंपारण बिहार में स्थित है। इस रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर नटुआ बैल दिखाया गया है। कौन सा बैल? नटुआ बैल। नटुआ बैल कहाँ दिखाया गया है? रामपुरवा स्तंभ पर। प्रयाग कौशाम्बी
जो प्रयागराज है इलाहाबाद, उसके बगल में एक जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी के नाम से एक स्तंभ है, कौशाम्बी स्तंभ, जो को अशोक के द्वारा कौशाम्बी में स्थापित करवाया गया था। मुगल सम्राट के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवा दिया गया। जब आगे चलकर मुगल काल आता है तो मुगल बादशाह ने क्या काम किया कि जो इलाहाबाद में किला बनवाया था अकबर ने, वही किले में कौशाम्बी से उठाकर ये जो स्तूप था, कौन सा, रामपुरवा स्तूप, उसको ला करके उसे किले में स्थापित करवा दिया गया। अब हम देखते हैं विदेशी विद्वान मार्टिमर हीलर क्या कहते हैं। कौन? आप देखेंगे कि विदेशी विद्वान मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल और ईवी हैवेल मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव मानते हैं। चाहे ईवी हैवेल हो विदेशी विद्वान, चाहे आपके जॉन मार्शल हो, कौन? जॉन मार्शल हो, चाहे आपके मार्टिमर व्हीलर महोदय हो, ये लोग जो मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव मानते हैं। जबकि भारतीय विद्वान आनंद कुमार स्वामी और वासुदेव शरण अग्रवाल इन्हें भारतीय स्वीकार करते हैं। देखेंगे आप कि विदेशियों के अनुसार मौर्य स्तंभों के शीर्ष का जो मुख्य भाग घंटा है, वह ईवी हैवेल ने इसे ईरानी घंटा माना है। ईवी हैवेल ने इसे ईरानी घंटा माना है, जबकि भारतीय इसे अवांग मुख कमल यानी उल्टा रखा कमल का फूल या घट पल्लव मानते हैं। यही नहीं, ईरानी मत के समर्थक चमकीली काली पालिश और शीर्ष भाग में पाए गए पशु आकृतियों को ईरानी प्रभाव के तहत स्वीकार करते हैं, जबकि भारतीय इसे स्वीकार नहीं करते। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि भारतीयों के अनुसार यहाँ ईरानी स्तंभ विविध पाषाण खंडों को जोड़कर बनाए गए। भारतीयों के अनुसार जो है विविध पाषाण खंडों को, अलग अलग पाषाण खंडों को जोड़कर बनाए गए हैं। वहीं अशोक के स्तंभ जो है मोनोलिथिक अर्थात एकाचस्म है, यानी एक ही पत्थर को, यानी अलग अलग पत्थर खंड को जोड़कर नहीं, एक ही पत्थर है, टोटली एक पत्थर, उसी पे सब कुछ बना दिया गया है। ईरानी मत के समर्थक मार्टिमर व्हीलर, जो मार्टिमर व्हीलर महोदय हैं, ईरानी मार्टिमर व्हीलर महोदय के अनुसार जो है, यहाँ तक लिखा गया है इनके अनुसार कि मौर्य काल में मौर्य काल में ईरान से आकर भारत में जो ईरानी बस गए, यानी बसे ईरानियों को ही इन कार्यों में लगाया गया। चलिए, लोक कला, हम लोगों ने स्थापत्य कला पढ़ा, वास्तुकला, वास्तुकला में हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं पे चर्चा किया। अगली हेडिंग हमारी है लोक कला। और लोक कला जो है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनने की पूरी गुंजाइश होती है। आप देखेंगे कि मौर्यकालीन लोक कला के प्रमुख उदाहरण जो है, एक है मथुरा के निकट पर खमग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, दूसरा है पटना से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, तीसरा है पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त चामर धारड़ी यक्षी की मूर्ति, विदिशा के समीप बेसनगर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति। ये जो मूर्तियां मिली हैं, ये देखिएगा, ये ऊपर जो हमने देखा, पटना से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, मथुरा के निकट परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त चामर धारड़ी की अच्छी मूर्ति,
विदिशा के समीप बेसनगर से प्राप्त ये अच्छी की मूर्ति। ये जो है, ये पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर धारड़ी अच्छी की मूर्ति सर्वाधिक कलात्मक है। यानी यह वाली मूर्ति जो है, यह सर्वाधिक जो है कलात्मक मूर्ति है। इस पर मौर्यकालीन चमकीली काली पालिश का जो कि मौर्यकालीन विशेषता है, वह भी पाया जाता है या पाई गई है। मौर्योत्तर काल 185 से 320 ईस्वी। मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे शुंग और कण्व राजवंशों के ने क्रमशः उत्तर भारत पर और सातवाहनों और चेद राजवंशों ने दक्षिण भारत पर एक दूसरे के समानांतर जो है राजपाट करने का काम किया। आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं माननीय यशवंत गौरव सर, जो कि आपकी कक्षा के लिए निरंतर एवं अथक प्रयास करते रहते हैं। इतने ही अनुभवशील शिक्षक हैं यशवंत सर। आपने देखा होगा, आप लोग इस संस्था के सबसे संघर्ष एवं सबसे जुझारू किस्म के जो अध्यापक हैं, माननीय यशवंत गौरव सर, उनका एक विशेष कृपा है। तो आप लोग उनका धन्यवाद अवश्य करिएगा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया। आप देखेंगे अगले क्रम में शुंग स्कूल, शुंग स्कूल जो कि 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के मध्य, कण्व स्कूल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। आप देखेंगे सातवाहन स्कूल जो है, यह प्रथम सदी ईस्वी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के मध्य चेदी स्कूल प्रथम सदी ईसा पूर्व में विकसित हुए। इन स्कूलों का कालक्रम आपके सामने एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से है। मैं चाहता हूं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने उपस्थित हूं मैं लेकर, आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा का या हाथी गुफा का अभिलेख। हाथी गुफा का अभिलेख कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में। उड़ीसा राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भुवनेश्वर। उसी में उदयगिरी पहाड़ी पर यह हाथी गुफा अभिलेख स्थित है। मेरे प्यारे भाई, हाथी गुफा अभिलेख की स्थिति की बात कर ली जाए तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसे प्रथम सदी ईसा पूर्व में चेद नरेश खारवेल ने खुदवाया था। जैन धर्म से संबंधित उदयगिरी एवं खंडगिरी में कुल 113 गुफाएं हैं। रानी गुफा इसी पहाड़ी पर स्थित है। जो रानी गुफा है वह भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। आप देखेंगे अगला बिंदु हमारा होगा भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। अगली हेडिंग आपके सामने उपस्थित हूं मैं लेकर, क्या है? भारतीय भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। भारत में आप देखेंगे मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियां पाई जाती हैं। 3 शैलियां, एक है द्रविड़ शैली, दूसरी है नागर शैली और तीसरी है बेसर शैली। चलिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। चलिए भैया, भारत में मंदिरों के निर्माण की अगर बात कर ली जाए
तो भारत के मंदिर निर्माण में कुल 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। आप बात कर लें सबसे पहले नागर शैली की। यह उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली है। जो नागर शैली है यह उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली है। इसका यह शैली का प्रयोग भारत के उत्तरी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्व में किया जाता था। इसका विकास गुप्तों के समकालीन नाग शासकों के समय में हुआ था और इस शैली के मंदिर चतुर्भुजाकार आधार पर बनाए जाते हैं और शिखर जो है शंख के आकार में मीनार की भांति ऊपर को पतला होता जाता है। यानी आप लोग उत्तर भारत में आप देखेंगे कि जो मंदिर हैं इस तरीके के ऊपर जो गुंबद बनता है वही किसके अंतर्गत आते हैं, किस शैली के? नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो और इसके जो शीर्षक शिखर होते हैं, शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक या कलश रखा जाता है, आप लोग देखे होंगे। दूसरा शैली है द्रविड़ शैली। कौन सा? द्रविड़ मंदिर शैली। इसका विकास पल्लव शासकों के संरक्षण में कृष्णा तुंगभद्रा से लेकर के कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में द्रविड़ मंदिर के मुख्य विशेषताओं में अगर बात कर ली जाए तो आधार से लेकर शिखर तक अष्टकोणीय संरचना है। शिखर मंजिलों से युक्त पिरामिड के आकार का होता है जिसे विमानन कहा जाता है। विमान के शीर्ष पर स्तूप होता है। द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली की मुख्य विशेषताएं हम नीचे देख सकते हैं। जैसे विशाल मंदिर आपका है, विशाल मंदिर के साथ विशाल प्रांगण है, विशाल गोपुरम है, विशाल मंडपम है या विशाल मंडप है। आगे बढ़िएगा, देखते हैं कि आखिर वो होता क्या है, मंडप क्या होता है, गोपुरम क्या होता है। हम देख लेते हैं कि मंडप किसे कहते हैं। तो गोपुरम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो कि अति भव्य एवं अलंकृत होता है, गोपुरम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गोपुरम किसे कहते हैं? मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है जो कि अति सुंदर, एकदम भव्य एवं अति अलंकृत होता है, वही गोपुरम कहलाता है। मंडप क्या होता है? आप देखेंगे तो मुख्य प्रतिमा कक्ष का गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिकी विशाल हाल नुमा संरचना ही मंडप होता है। जहाँ मूर्ति होती है भगवान की, उसके चारों ओर देखेंगे आप लोग स्तंभ बना होता है। उसी स्तंभ के ऊपर जो छत लगा होता है उसी को क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं। अम्मान कोविला और कल्याण मंडप, ये दोनों नाम देखते हैं कि अम्मान कोविला क्या होता है? मंदिर में अलग से संबंधित देवता की पत्नी का मंदिर बना जिसे अम्मान कोविला कहा जाता है। कल्याण मंडप प्रांगण के भीतर बनाया गया अलग मंडप जिसे उस देवता और उसकी पत्नी के शादी का समारोह मनाया जाता है, कल्याण मंडप कहलाता है। अत्यधिक अलंकृत स्तंभ, आप देखेंगे कल्याण मंडप के स्तंभों को खूब अलंकृत किया गया है। और बेसर शैली हमारी अंतिम शैली है। देखते हैं इसका विकास विंध्य पर्वत और कृष्ण तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्रों में हुआ। भारत के उत्तरी क्षेत्र में नागर शैली है। द्रविड़ शैली आपके कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र के अंतर्गत विकसित हुई और विंध्याचल पर्वत से तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच में जो शैली पनपी या विकसित हुई या प्रचलित थी उसे बेसर शैली कहा गया। इसी शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके विकास में यानी बेसर शैली के विकास में चालुक्य शासकों का मुख्य योगदान रहा है। किस शासकों का? चालुक्य शासकों का मुख्य योगदान रहा है। यह द्रविड़ व नागर शैली का मिश्रित रूप है। ये जो बेसर शैली है यह द्रविड़ और नागर शैली का ही
सम्मिश्रण है या मिश्रित रूप है। इसे खच्चर शैली भी कहा जाता है। चूंकि दो शैलियों का मिश्रण रूप होने के कारण इसे खच्चर शैली कहा जाता है। इसकी जो है मुख्य विशेषता है गो अर्ध गोलाकार आधार, शिखर नागर या द्रविड़ शैली में होता था। आप प्रमुख भारतीय मंदिरों की और बात कर ले, देखते हैं। और प्रमुख भारतीय मंदिर जो हैं आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। गुप्तकालीन मंदिर, बस ज्यादा नहीं बचा है, धैर्य बना के देखिएगा, इतना सा ही और बचा है। चलिए, बस इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, इसके आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा तबीयत नहीं सही होने के कारण कुछ दिक्कत हमको ज़्यादा लग रही है। तो इसके आगे दोस्तों हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, आप लोग से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।